हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। यहां पर लिखा है एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे हमारे पास सपोज यहां पर एक इक्वेशन लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमें पता कैसे चलेगा। तो ये बात हमें पता चलेगा इस वाले स्टेटमेंट से, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब ध्यान से, ए बी सी यहां पर कांस्टेंट है, तो यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है अपना एक्स। और यहां x का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही हमें बताएगा कि ये गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहां पर लिखा है हाईएस्ट पावर अपना 2 होना चाहिए, मतलब यहां पर जो वेरिएबल x है किसी भी एक x के पास पावर जो है 2 होना चाहिए, और वो जो पावर 2 होगा उस पूरे इक्वेशन का सबसे मैक्सिमम पावर होना चाहिए। अगर 2 के जगह 3 हो गया मैक्सिमम पावर तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जो हमारे पास एक गिवन इक्वेशन गिवन होगा और उसमें जो वेरिएबल टर्म होगा उसका हाईएस्ट मैक्सिमम पावर जो है वो 2 होना चाहिए। तो हम क्या उस इक्वेशन को कह सकते हैं कि वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए यहां पर आगे फिर क्या लिखा हुआ है, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट इज अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा जो इक्वेशन लिखा है ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लिखा हुआ है। एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहां पर ये देखिए कि यहां पर इसने जो लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहां आप देखिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है। अगर ये ए 0 हो गया तो 0 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो मतलब ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ही ये टर्म 0 हुआ तो यहां पर सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा और जिसका की पावर क्या है, मैक्सिमम 1 है। तो यहां पर अगर ए 0 हो गया तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहला पाएगा, क्योंकि यहां पर x का जो स्क्वायर है ये वाला टर्म कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहां पर a को 0 नहीं होना है, तभी ये गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला पाएगा। यहां b 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए जो कंडीशन है वो यही है कि जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, वो जो गिवन इक्वेशन है उसमें। तो मतलब अगर a एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 भी गिवन है तब भी वहां पर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहां पर ये टर्म कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, और उसके बाद लिखा है एंड ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर। ये जो यहां पर सिंबल लिखा है ना, ई की तरह लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। यहां पर लिखा है ए बी और सी जो है किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को। रियल नंबर में क्या क्या होता है, रियल नंबर में होता है अपना रैशनल और इररेशनल नंबर, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन ए बी सी हो सकता है ना। यानी ए बी सी क्या है, रियल नंबर में आ गया, चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो कोई दिक्कत नहीं है। होप सो आपको जो मैंने इतनी बातें समझाई हैं आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए, हमने ये तो देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसमें कितना मैक्सिमम पावर होना चाहिए वेरिएबल का, और यहां पर जो कांस्टेंट होंगे वो किससे बिलोंग करने चाहिए। अब चलिए यहां पर जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उस मेथड्स को पढ़ेंगे हम अब यहां, जिससे हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या है, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अब देखिए, यहां लिखा है टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब यहां पर एक टर्म यूज किया गया है रूट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए सपोज मेरे पास ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो यहां मेरा वेरिएबल है एक्स, यानी इस एक्स का मेरे पास कुछ वैल्यू निकल कर आएगा। और यहां पर एक बात आप ध्यान रख लें, वेरिएबल का जितना मैक्सिमम पावर होगा उस इक्वेशन का उतना ही वैल्यू निकल कर आएगा।
यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, तो इस वेरिएबल x का इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगा वो 2 वैल्यू होगा। अब कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू सपोज मान लीजिए l और m निकल गया, कुछ भी निकल गया है ना, 1 2 4 5 कुछ भी निकल सकता है, वो हमारे गिवन इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि वैल्यूज निकलेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को जान लीजिए कि जितना मैक्सिमम पावर होगा वेरिएबल का, वैल्यूज उस वेरिएबल का उतना ही नंबर ऑफ वैल्यूज निकलेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब लिखा है रूट, यही रूट होता है जो ये x का वैल्यू निकलेगा ना, यहाँ पर कुछ भी जो भी 1 2 निकल जाए, l m निकल जाए, कुछ भी निकले जो इक्वेशन गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, उसी को हम कहते हैं रूट। और इसी रूट को हम कहते हैं जीरो, है ना, नंबर ऑफ जीरोज, कि इस इक्वेशन का नंबर ऑफ जीरोज क्या है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, अगर उस वैल्यू को हम अगर इस गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो उस गिवन इक्वेशन में उस रूट को सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमारा वैल्यू होगा वो RHS का जो गिवन वैल्यू होगा उसके बराबर आ जाना चाहिए। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो चलिए, यहां पर अब हमारा जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसे हम कहते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पर लिखा है फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, यहां पर क्या है, हमारे पास पावर 2 है, इसको हमें कुछ इस तरह से ब्रेक करना है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कि वो क्या है, टूटकर लीनियर टर्म्स में बन जाए। मतलब यहां पर x की पावर 2 लिखी है, तो हम इसे इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 2 हमारे पास टूटकर इक्वेशन आ जाए, टर्म आ जाए, और उस टर्म को जब मल्टीप्लाई करें तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से वो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाना चाहिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, यहां लिखा है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर जो हमें पीछे बात कह रहा था उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इस फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे आखिरी के नंबर को। आखिरी के नंबर को देख लिया हमने यहां पर, उसके बाद हम देखेंगे यहां पर जो x² लिखा है इसके पहले का कोफिशिएंट क्या है। यहां पर x² के पहले का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर x² के पहले का कोफिशिएंट है अपना 1। अब ध्यान से, अब ये जो नंबर यहां पर जो आखिरी में लिखा है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इस नंबर को इस x² के कोफिशिएंट के साथ सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 इंटू 12 कितना हो गया, नंबर निकल कर आ गया, नंबर निकल कर आ गया अपना 12। अब ध्यान से, जैसे ही ये 12 निकल कर आ गया, अब इस 12 का क्या करेंगे हम, इस 12 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। अब यहां पे फैक्टराइजेशन कैसे करना है, सबसे पहले ये देखिए कि किससे किससे मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाता है, हमें यहां मल्टीप्लाई करके तोड़कर लिख लेना है। तो 12 किसको किसको मल्टीप्लाई करके आता है, एक बार 1 को और एक बार 12 को, यानी 1 इंटू 12 लिखते हैं तो भी 12 हो जाता है। चलिए, दूसरा होता है 2 इंटू 6, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तीसरा होता है 3 इंटू 4, इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता है। 12 इंटू 1 कर लीजिए, 1 इंटू 12 कर लीजिए, बात एक ही है। 2 इंटू 6 कीजिए, 6 इंटू 2 कीजिए, बात एक ही है। 3 इंटू 4 कीजिए, 4 इंटू 3 कीजिए, बात एक ही है। मतलब यही 3 मेथड है जिससे हम मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इस 12 को ला सकते हैं। और ये 12 आया कैसे, 12 तो गिवन ही है और उसके बाद हमने x² के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई किया। जो भी नंबर यहां आएगा, सपोज यहां 12 होता और यहां 2 होता तो 2 इंटू 12 यहां 24 हो जाता, तो उस 24 को हम ऐसे ब्रेक करके लिखते, कितना कितने में 24 आ जाता है मल्टीप्लाई करके। अब चलिए ध्यान से, जैसे ही हमने इसे ब्रेक करके लिख लिया इस तरह से, अब ध्यान दीजिए यहां लिखा है 7x। अब हमारा नजर जो होना चाहिए इस 7x पर होना चाहिए। अब ध्यान से, यहां x तो हम पीछे लगा देंगे जो भी नंबर रखेंगे आगे, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ये 7 को देखिए। ये 7 यहां पर आखिर ऐसा कौन सा जो कॉम्बिनेशन है जिसको कि जोड़कर या घटाकर हम 7 ला सकते हैं। इसमें से एक 1 इंटू 12 है, दूसरा 2 इंटू 6 है, तीसरा 3 इंटू 4 है। अब यहां से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको कि प्लस या माइनस करके कुछ भी कीजिए यहां पर, लेकिन अपना 7 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 1 12 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाता है, और 1 और 12 को माइनस करेंगे तो भैया यहाँ 11 हो जाता है। किसी भी हालत में 7 तो अपने को मिलने वाला नहीं है। चलिए, यानी ये वाला जो हमारा है ये खत्म हो गया, इसका यूज ही नहीं कर सकते। दूसरा क्या बचा, 2 इंटू 6 और 2 को ऐड कीजिए तो 8 हो जाता है, यहां अपना 7 है।
या फिर 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 4 हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्या है 7 है, मतलब ये भी क्या हो गया अपना कैंसिल हो गया, इसे भी हम यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ है 3 और 4, 3 और 4 को माइनस कीजिए तो 1 आता है, लेकिन जैसे ही 3 और 4 को ऐड करते हैं तो हमें 7 आ जाता है। मतलब इसका हमें अब यूज करना होगा, कैसे? 3 और 4 को ऐड करके। तो यहां पर हम जो इक्वेशन को ब्रेक करेंगे अब उसे ध्यान से देखिए। यहां हो गया अपना एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां लिखा है जो साइन एज इट इज यहां उतार लेंगे। यहां लिखा है 7x, 7x की जगह अब हम रिप्लेस करेंगे 3 और 4 से, मतलब यहां पर करेंगे 3x प्लस 4x से रिप्लेस करेंगे हम यहां पर। होप सो आपको बातें यहां पर जो मैंने कर रहा हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए, उसके बाद एज इट इज यहां क्या लिखा है 12, तो हम क्या करेंगे यहां पर 12 लिख लेंगे। यहां हमने क्या किया 12 लिख लिया। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। अब यहां पर जैसे ही हमने 12 लिखा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू यहां पर 0 लिखा है, तो 0 हमने लिख लिया। अब यहां पर जो काम मैं कर रहा हूं आप उसे ध्यान से देखते चलिए। अब यहां क्या करना है, दो दो नंबर का पेयर बना लेना है, दो दो नंबर का पेयर बना लेना है। होप सो आपको दिख रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, दो दो नंबर का पेयर बना लेना है ना। जो पहला 2 नंबर है उसका पेयर बना लिया, जो दूसरा 2 नंबर है उसका पेयर बना लिया। चलिए, अब इससे क्या करना है, अब यहां देखिए कॉमन क्या है इन दोनों में, एक्स स्क्वायर और 3x में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 3x में जो कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी x इंटू एक्स है, और यहाँ सिर्फ एक ही x है। तो इन दोनों में से क्या है, सिर्फ एक x क्या कर सकते हैं हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहां से कॉमन निकाल लिया हमने एक x। तो यहां से जैसे ही हमने इन दोनों में से एक x कॉमन निकाला, यहां x स्क्वायर था यानी x इंटू एक्स था, एक x कॉमन निकलते हैं यहां सिर्फ क्या बच गया, एक सिंगल x बच गया। होप सो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना, 9th क्लास में ये सब कुछ है। चलिए, उसके बाद देखते हैं यहां पर x जब कॉमन निकाला तो यहां 3 इंटू एक्स था, x बाहर निकलते हैं यहां सिर्फ क्या बच गया, यहां बच गया सिर्फ अपना 3। यहां से हमने कॉमन निकालकर इतना ले आया। अब कीजिए प्लस, हमने कर दिया प्लस। अब ध्यान से यहां लिखा है 4x प्लस 12, इस 4x और 12 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए। x यहां है, x यहां नहीं है, मतलब x तो किसी भी हालत में कॉमन निकाल नहीं सकते। जब तक दोनों के पास x नहीं होगा तब तक हम कोई चीज कॉमन निकाल नहीं सकते। उसके बाद ध्यान दीजिए, यहां 4 है, यहां 12 है। हाँ, 4 और 12, 12 में भी 4 प्रेजेंट है और 4 यहां एज इट इज प्रेजेंट है, तो यानी इन दोनों में से हम टोटल 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से हमने 4 कॉमन निकाल लिया। जैसे ही हमने 4 कॉमन निकाल लिया, यहां बचा x, तो एज इट इज यहां x लिख दिया। इस 12 में से 4 निकल चुका है, तो यहां कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा अपना 3, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब वापस ध्यान से, अब यहां देखिए x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है। तो क्या करेंगे, x प्लस 3 को भी हम क्या कर लिया, हमने कॉमन निकाल लिया। जैसे ही x प्लस 3 को कॉमन निकाल लिया, यहां क्या बच गया, x बच गया, और यहां इसके पास क्या बच गया, 4 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां जो बात पीछे कह रहा था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपना गिवन, इसे हमें क्या करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाना चाहिए, एक लीनियर टर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां एक्स स्क्वायर था, यहां पर एक्स प्लस 3 आ गया, एक्स प्लस 4 आ गया, ये तो एक लीनियर टर्म लिखा हुआ है ना, क्योंकि इसके पावर 1 है, और यहां पर भी एक्स का पावर 1 है, तो मतलब ये भी लीनियर है। मतलब दो लीनियर टर्म्स में मल्टीप्लाई होकर ये आ गया टूटकर, इनको हमने जब क्या किया, फैक्टराइज किया। तो यही बात वो पीछे कह रहा था। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, या तो ये टर्म 0 होगा तभी इससे मल्टीप्लाई होकर ये कंप्लीट टर्म 0 आ रहा है, या फिर ये 0 नहीं होगा, या तो ये 0 होगा इससे मल्टीप्लाई होकर ये टर्म ये 0 आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों ही टर्म 0 हो तो इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन सा टर्म 0 है। तो ये हम क्या करेंगे, यहां पर दोनों को एक एक बार 0 रखकर देख लेंगे, आखिर ऐसा वो कौन सा वैल्यू है जिसको रखने पर ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक बार कर लेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहां पर हम लिख लेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां पर
x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3 को उस साइड शिफ्ट करना होगा। तो यहां पर एक बार x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी -3, और एक बार यहां पर x की वैल्यू यहां पर 4 प्लस में है तो उसको उधर शिफ्ट करेंगे तो -4, यानी एक बार x की वैल्यू निकल कर आ गई -4। अब ध्यान दीजिए, यहां पर x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई, -3 और -4। ये निकल कर आना ही था दो वैल्यू, क्यों? क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है, 2 लिखा हुआ है। जितना मैक्सिमम पावर होगा उस वेरिएबल का, उसकी वैल्यू उतनी ही निकल कर आएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू निकल कर आया, ये जो वेरिएबल है यहां पर जो निकल कर आया, उसका रूट वो निकल कर आया -3 और -4। अब मैंने कहा था आपको एक बात और, इसी रूट को हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस क्यों कहते हैं? ये जो x और की वैल्यू निकल कर आई है -3 और -4, आप यहां सब्सटीट्यूट करके देखिए x की जगह एक एक बार आप देखिए, उसको सब्सटीट्यूट करते ही यहां पर वैल्यू 0 आ जाएगी, इक्वल टू -3 को रखकर देखते हैं एक बार। -3 अगर मैं यहां रखता हूं तो -3 का होल स्क्वायर 9। चलिए यहां पर कितना हो गया, 9, -3 रखते ही। अब ध्यान से, अब यहां पर जैसे ही 7x है, यहां पर -3 अगर हम रखते हैं तो -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, -21। अब ध्यान से, यहां लिखा है 12, 12 प्लस 9 भी हो जाता है 21, वो पॉजिटिव 21, और यहां -21, यानी 21 सेम, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर 0, इसीलिए यहां क्या आ गया, 0। इसीलिए जो हमारा रूट निकल कर आता है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ जीरोस। होप सो आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब चलिए अगले टाइप ऑफ मेथड पर चलते हैं। अब चलिए हमारा जो अगला मेथड है वो है यूजिंग द फॉर्मूला। अब ध्यान से, यहां पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वापस से कंडीशन क्या है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। अब चलिए, अब क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहां से अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और वो जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, है ना, उसका एक नाम है ये। अब चलिए यहां से जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे आप उसे ध्यान से देखते चलिए कि मैं कैसे कैसे यहां पर प्रोसेस आपको समझा रहा हूं, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां क्या है, हमारे पास इक्वेशन गिवन था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, c को उस तरफ शिफ्ट किया, इसे कहते हैं ट्रांसपोजिंग द कांस्टेंट टर्म, है ना, किसी भी टर्म को एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट करना। अब चलिए, जैसे ही हमने शिफ्ट यहां से c को इधर किया तो c यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ था, यहां पर जाते ही साइड चेंज करते ही ये नेगेटिव साइन का हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से, यहां पर अपने को x की वैल्यू निकालनी है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उसे हमें क्या करना होगा, इंडिपेंडेंट करना होगा। जो हाईएस्ट पावर है x का 2, उसके आगे कोई भी कोफिशिएंट होना नहीं चाहिए। तो कोई भी कोफिशिएंट जब होना नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस a को यहां से हटाएंगे। इस a को यहां से हटाएंगे तो हमें क्या करना होगा, a से थ्रू आउट डिवाइड करना होगा। जैसे ही हमने a से थ्रू आउट डिवाइड किया तो क्या हो गया, यहां से a खत्म हो गया, इस b के नीचे एक a आ जाएगा, और इस -c के नीचे भी एक a आ जाएगा, और वही चीज यहां हो गया है, यानी x² फ्री हो गया, b/a x इक्वल टू -c/a। होप सो आपको इतनी बातें अब समझ आ गई होंगी। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा LHS साइड है ना, इसे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या करना है, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब ध्यान से, यहां जो LHS का साइड है इसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इस बात को ध्यान से सोचिए। करना ये होगा कि यहां पर हमें दिख रहा है x² प्लस b/a x, मतलब a² दिख गया, प्लस 2ab होता है, तो यहां पर b भी दिख रहा है, 2 गायब है, और यहां a दिख रहा है। मतलब अगर मैं यहां 2 ला दूं तो उसके बाद फिर b² अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा काम वहां बन जाएगा, क्या, परफेक्ट स्क्वायर का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा जितना भी चेंज मैंने आपको कहा है उसको करने के लिए अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां लिखा है x² प्लस b/a x प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूं, LHS और RHS में दोनों ही साइड b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूं। मतलब b/2a का होल स्क्वायर ऐड करने का मतलब है कि b²/4a² को ऐड करना। क्यों, क्योंकि अगर b/2a का होल स्क्वायर करते हैं तो b का स्क्वायर यहां हो जाएगा,
2a का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ a का स्क्वायर। होप सो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर b/2a का होल स्क्वायर ऐड करूंगा दोनों ही साइड, तो अब ध्यान से देखिए यहां पर लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए था, a दिख गया। यहां पर b की जगह हमने इतना लिखा है, क्या लिखा है b²/4a²। इट मीन्स b कितना है हमारा रियल में b/2a, इसका होल स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, मतलब जो b की जगह वैल्यू है वो है b/2a। अगर यहां पर b/2a है, आप ध्यान दीजिए यहां b/a लिखा है, अगर मैं यहां 2 लगा दूं नीचे, ध्यान से, अगर यहां b/a लिखा है और यहां x लिखा है, मुझे इसे 2ab बनाना है, तो मैं अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक 2 डिवाइड भी करना होगा, तभी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस से b/ax बन जाएगा, मतलब एज इट इज यही हमारा रह जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा हमारे चेंज करने पर भी। अब चलिए, जैसे ही अगर मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करता हूं, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर b/2a है, यानी b/2a की जगह लिखा हुआ है b²/4a। तो जैसे ही यहां पर 2 लिखूंगा मैं तो यहां 2 आ जाएगा। अब ध्यान से, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें यहां कैंसिल करना नहीं है, यहां हम कर रहे हैं अरेंजमेंट। तो जैसे ही यहां पर 2a लिखा मैंने, तो a की जगह x लिखा हुआ है, 2 एज इट इज यहां आ जाएगा और b की जगह b/2a हो जाएगा। इसीलिए यहां पर सिर्फ अगर b/a लिखा हुआ है तो हमने क्या किया, यहां पर b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया है, कि ताकि यहां जो नीचे 2 है वो यहां पर अगर नहीं लिखा है तो हमने उसको यहां इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि अगर इस 2 को हम यहां इंक्लूड करेंगे तो ये a2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वहां पर b/a भी बच जाएगा। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूं। अब आगे चलिए, यहां पर जैसे ही मैंने ये टर्म ऐड किया, इसको ऐड करते ही ये पूरा टर्म जो है एक होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 2ab की जगह b/a लिखा हुआ है और इसको हमने मैनेज कर लिया यहां पर b/2a का होल स्क्वायर लिखकर। होप सो आपको बातें समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको यहां पर समझाया है, और क्यों यहां पर b/ax लिखा हुआ है तब भी यहां पर बात मैनेज है हमारा, है ना। जैसे ही यहां ऐड किया हमने, ये टर्म किसका होल स्क्वायर बन गया, ये टर्म बन गया a² प्लस 2ab यहां लिखा हुआ है प्लस b² यहां लिखा हुआ है। अब ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a की जगह कितना लिखा है x, तो हमने लिख लिया x। b की जगह कितना है, b की जगह है b/2a, तो हमने लिख लिया b की जगह b/2a का होल स्क्वायर। अगर आपको यहां समझने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप एक बार खुद से क्या कीजिए, x प्लस b/2a के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर देखिए। एक्सपेंड करते ही ये टर्म पूरा निकल कर आ जाएगा और आपको वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्यों यहां पर 2 और 2 इंक्लूड नहीं किया गया है। यहां पर डायरेक्टली b/ax लिखा हुआ है, तब भी हम क्या है मैनेज कर पा रहे हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर लिखने में। होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप करने की कोशिश करेंगे खुद से। चलिए, तो जैसे ही हमने यहां पर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो उसके बाद इक्वल टू के इधर क्या लिखा हुआ है b²/4a² माइनस c/a। इसको पूरा सॉल्व करना है वापस से। फ्रैक्शन यहां पर लिखा हुआ है माइनस फ्रैक्शन, चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर दोनों तरफ फ्रैक्शन है तो हमारा सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा है। सबसे पहले डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो यहाँ है 4a² और a² और a का एलसीएम तो भैया a² ही आ गया, और 4 यहां था तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब 4a² और a का जो एलसीएम है वो कंप्लीट 4a² ही आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ एलसीएम 4a² आ गया, यहां पर एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, हम एलसीएम लेने के बाद इस 4a² से हम यहां पर 4a² को डिवाइड करेंगे। तो 4a² से 4a² कितने बार में कटेगा, 1 टाइम्स कटेगा, और उस 1 से क्या करेंगे, इस b² को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू b² ही आ गया। तो यहां पर हमने क्या लिख लिया, b²। फिर बीच में माइनस था तो यहां पर माइनस लिख लिया हमने। वापस से देखिए, a से 4a² को डिवाइड करेंगे, तो a से यहां पर a² लिखा है, a² से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 4a। उस 4a को क्या करना है, इसी से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 4ac। होप सो यहां पर हमने क्या किया और कैसे किया, ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने देखा था इसे सॉल्व कैसे करते हैं। होप सो आपको सारी बातें यहां पर क्लियर होंगी। अब चलिए आगे के स्टेप को देखते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा स्क्वायर है उसको हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो जैसे ही स्क्वायर उस साइड जाएगा वो अंडर रूट बन जाएगा, और हमें पता है अंडर रूट के बाहर क्या साइन होता है, प्लस माइनस। चलिए, यहां पर जब इतना हो गया तो उसके बाद अब क्या करना है, ध्यान से देखिए।
यहाँ पर अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर एज इट इज अंडर रूट लगा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 4a स्क्वायर के ऊपर जब अंडर रूट लगा है तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर का वैल्यू रूट से निकलकर a हो जाएगा। और यहाँ 4 लिखा है, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो मतलब 4a स्क्वायर का जो कंप्लीट अंडर रूट का वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्या मिल गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पर 2a क्या है, रूट फ्री है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा LHS साइड में हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो मतलब हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो तो हमें x के लिए निकालना है, क्योंकि x हमारा यहाँ वेरिएबल है। मतलब इस x को अब हमें क्या करना होगा, फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए जो ये टर्म लिखा है ना प्लस b/2a, उसे भी क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस टर्म को जैसे ही राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ ये पॉजिटिव था, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होते ही ये क्या हो गया, नेगेटिव बन जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस b/2a हो गया, और हमारा राइट हैंड साइड में इतना टर्म पहले से ही प्रेजेंट था। तो कितना प्रेजेंट था, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए ध्यान से, इक्वल टू कितना आ गया, यहां भी 2a यहां भी 2a, बीच में प्लस माइनस, बीच में कुछ भी साइन रहे कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन आ गया वापस से। जैसे ही फ्रैक्शन आ गया, हमने अभी देखा था हमने ऊपर कैसे सॉल्व किया है, यहां पर एलसीएम लेकर, उसी तरह यहां भी एलसीएम ले लेंगे। 2a और 2a का एलसीएम कितना हो गया, 2a ही हो गया। अब जब 2a से 2a को डिवाइड करेंगे तो भैया 1 आ गया, 1 से माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b ही आ गया। बीच में प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे। फिर 2a से 2a को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वापस से 1 आ जाएगा, उस 1 से वापस से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से, x का जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला निकल कर आया वो निकल कर आया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x का जो पावर था वो स्क्वायर है, मतलब x की दो वैल्यू निकल कर आनी चाहिए थी। और यहाँ जो x की वैल्यू निकली है ना, आप ध्यान दीजिए, इसी में दो वैल्यू प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा हुआ है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन निकल कर आया है इसे हम एक बार प्लस करके कंसीडर करेंगे, एक बार बीच में माइनस करके कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा x का दो रूट यहीं से निकल कर आ गया। होप सो आपको बातें सब कुछ समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलिए, पीछे जो हमारा x का वैल्यू आया ना, उसे ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ब्रेक करके। जो मैंने आपको बोला ना, एक बार प्लस लेकर लिख देंगे, एक बार माइनस लेकर लिख देंगे। क्यों, बीच में ही तो हमारा प्लस माइनस था, तो यहाँ पर जो हमारा x का वैल्यू निकला उसे ही हम कहेंगे रूट। हमने जो सॉल्व करके ये जो फॉर्मूला निकाला है ना, ये फॉर्मूला ही है रूट। x की दो वैल्यूज निकल कर आई यहाँ पर, एक बार प्लस के टर्म में, एक बार माइनस के टर्म में। यहाँ पर ये एक रूट का वैल्यू दे देगा, ये एक रूट का वैल्यू दे देगा, मतलब दो वैल्यूज आ गए x की निकल कर। और हम क्या पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने देखा उसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो उसकी वैल्यू 2 ही निकल कर आना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स में, यानी x की दो वैल्यूज निकल कर आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एक वैल्यू क्या निकल कर आ गया, माइनस b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, माइनस b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर दोनों चीज सेम लिखा है, बस खाली डिफरेंस कहाँ आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पर प्लस में और यहाँ पर माइनस में। होप सो आपको बातें यहाँ से कंप्लीटली क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए, यहां पर जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, उसका हमारा x और x का जो वैल्यू निकल कर आया था 2, -3 और -4। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व करके देखेंगे। ये जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया है x का, हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि जो हमने फैक्टराइज करके आंसर निकाला, यहां से भी वही आंसर निकल के आ रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है, चाहे आप फैक्टराइज करके निकालो या फिर फॉर्मूला में डालकर निकालो, आंसर तो भैया सेम आना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं अब फॉर्मूला में डालकर रिजल्ट क्या निकलता है। अब चलिए, यहां पर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या है, a की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो मतलब a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1। अब ध्यान से, x का जो कोफिशिएंट होता है वही होता है b का वैल्यू। b का वैल्यू साइन के साथ देख ली, सबका वैल्यू साइन के साथ देखना है, साइन के साथ जो वैल्यू होगा हमें वहां लिखना है। यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसलिए हम क्या है, यहाँ पर सारी वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर नेगेटिव -7 हो जाता तो यहाँ पर b की वैल्यू -7 लिखते।
अगर यहाँ पर c की वैल्यू -12 हो जाता तो यहाँ पर c की वैल्यू -12 लिखते, लेकिन यहाँ पर सभी पॉजिटिव है तो इसलिए हम क्या यहाँ पे पॉजिटिव। अगर एक्स स्क्वायर के आगे भी यहाँ -x² लिखा रहता या -2x कुछ भी लिखा रहता तो a की वैल्यू विद साइन हम यहाँ पर लिखते। अगर यहाँ पे -x² होता तो यहाँ हम लिखते a की वैल्यू -1, लेकिन यहाँ हर जगह पॉजिटिव है इसलिए सभी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, साइन के साथ ले लेकर लिखा है, यानी सभी पॉजिटिव है तो यहाँ पर सभी पॉजिटिव ही लिखा है हमने। b की वैल्यू x के आगे का जो कोफिशिएंट होता है वो b का वैल्यू होता है, b का वैल्यू कितना दे रखा है 7, तो b की वैल्यू हो गई 7। यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म लिखा होता है वही c होता है, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी हो गई 12। अब हमारे पास जो x का फॉर्मूला निकल कर आया था वो आया था -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि जो पीछे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था वो जो रिजल्ट आया था x का वैल्यू -3 और -4 वो यहां से निकलकर सेम आ रहा है या नहीं, हम मैच करेंगे। चलिए तो यहां पर क्या करेंगे हम, x इक्वल टू, अब ध्यान से माइनस साइन है एज इट इज, यहां माइनस लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है 7, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 7, यहाँ पर फिर क्या है प्लस माइनस, उसके बाद अंडर रूट। अब ध्यान से b का होल स्क्वायर, b का वैल्यू 7, 7 का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 का होल स्क्वायर होता है अपना 49, यहाँ पे फिर माइनस है तो हमने लगा दिया यहाँ माइनस। ध्यान से 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 12, यानी 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 4 हाउ मच 48। होप सो आप समझ रहे होंगे, है ना। 4ac को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वापस से एक बार 4 a की जगह 1, c की जगह 12, यानी 4 इंटू 1 4 इंटू 12 48, इसलिए यहाँ क्या हो गया 48। होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद होल डिवाइडेड बाय कितना लिखा है 2a, तो 2 की जगह 2 ही लिखेंगे, a की जगह कितना दे रखा है, a की जगह 1 दे रखा है, यानी 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 ही निकल कर आ गया। होप सो आपको यहां तक मैंने जो किया है क्लियर होगा। अब आगे ध्यान से देखिए, x इक्वल टू कितना हो गया -7 एज इट इज, यहां लिख देंगे, प्लस माइनस साइन लिख देंगे, 49 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का अंडर रूट भैया 1 ही होगा, है ना, इसीलिए यहां पर ये कंप्लीट अंडर रूट 49 - 48 सॉल्व होकर कितना आ गया 1 ही आ गया। अब होल डिवाइडेड में क्या है, होल डिवाइड में है 2। अब ध्यान से यहां पर x की दो वैल्यूज निकल कर आएंगी, यहां पर क्योंकि प्लस माइनस है तो चलिए दो वैल्यू लिख लेते हैं हम। एक बार यहां पर x1 होगा तो कितना आएगा, और एक बार यहां पर x2 होगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक बार मैं पहली बार प्लस लेकर लिख देता हूं, कितना हो जाएगा -7, बीच में माइनस को इग्नोर करेंगे, पहली बार में हम प्लस ले रहे हैं तो यहां +1/2। होप सो बातें क्लियर होंगी। उसके बाद x2 में वापस से -7 हम लिखेंगे ही, इस बार हमने यहां एक बार प्लस ले लिया है तो मतलब अगली बार यहां पे प्लस को इग्नोर करना है। अब क्या लेंगे हम बीच में लेंगे माइनस, यहां पर लिखा है 1 डिवाइडेड बाय यहां पर 2। अब ध्यान से -7 + 1, यानी यहां पर प्लस और माइनस है तो मतलब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए बड़े नंबर के पास साइन क्या है नेगेटिव, तो इसीलिए हो गया -6 यानी अपॉन 2। होप सो बातें क्लियर होंगी। उसी तरह यहां पर करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7 और 1 ऐड होकर कितना हो जाएगा 8, लेकिन बड़े नंबर के पास साइन नेगेटिव है तो यहां हो जाएगा -8, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 2। बातें क्लियर होंगी आपको यहां से। अब ध्यान से 2 से ये 6 जाएगा अपना 3 टाइम में, आगे माइनस साइन था तो यहां से x1 की वैल्यू कितनी आ गई -3। यहां पर वापस से 2 से 8 जाएगा 4 बार में तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब ध्यान दीजिए -3 और -4 जो यहां पर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू फॉर्मूला से भी वही निकल कर आ गई, यानी फैक्टराइजेशन जो हमने किया था वो भी ठीक है और यहाँ जो फॉर्मूला यूज किया ये भी ठीक है। अब एग्जाम में जिस तरह से आपको करने बोलेगा आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस को करना होगा। होप सो आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई होती है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।